तो डिमांड जैसे कराए थे उसका सप्लाई सप्लाई में सप्लाई किसको बोलते हैं वो बताए थे। आज हमारा स्टार्ट करो सप्लाई कर्व करके। सप्लाई कर्व refers to the graphical representation of supply schedule. Supply schedule means suppose schedule means क्या chart of price and quantity supplied. Suppose price है 100 rupees, supply होता है 1000 units, 100 से 150 हो गया, प्राइस इंक्रीज के सप्लाई में रहते हैं कि प्राइस इंक्रीज करने से सप्लाई इंक्रीज रहेगा। तो ये हो गया सपोज ये हो गया 1200 यूनिट्स, 180 रुपीस प्राइस हो गया 1500 यूनिट्स, 200 हो गया 2000 यूनिट्स। तो ये जो चार्ट है दिस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। चार्ट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड द सप्लाई शेड्यूल। When you graphically represent supply schedule is called supply curve. The graphical representation of supply schedule is called supply curve. Okay. There are two types of supply curve. One is individual supply curve. Individual supply curve. Another is market supply curve. Individual supply curve means when you put the individual supply schedule of a producer, because supply schedule represent the behavior of producer, like unlike demand schedule is the behavior of customer. Demand schedule represent the behavior of customer. लोग कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, वो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा था। यहाँ पर जो सप्लाई का तुम कर रहे हो ये प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का अगर तुम सप्लाई चार्ट को जब तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंट किए तो तुमको क्या मिला, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मिला। समझ में आया? यानी इसी को जब ग्राफिकली 92 में ग्राफ किए थे तो ये जो वैल्यूज को पुट करोगे, इतना प्राइस को इतना क्वांटिटी इस तरह से पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगेन नेक्स्ट क्या हो रहा है कि व्हेन मार्केट प्रोड्यूसर एक्स प्रोड्यूसर वाई प्रोड्यूसर जेड 100 रुपीस में, तो ये हो गया x का, फिर y का अलग, फिर प्रोड्यूसर z का अलग, इसका अलग अलग करके टोटल जब करोगे, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड एट 100 रुपीस, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ 150 रुपीस, जो मार्केट में टोटल सप्लाई कितना हो रहा है उसको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दो তখন ওই যত প্রোডিউসারের সবার টোটাল সাপ্লাইটাকে তুমি গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করছো তাহলে তুমি কি পাবে, মার্কেট সাপ্লাই কার্ভ। ভাবো এটা একটা একজন আছে একটা প্রোডিউসার আছে, দুইজনের যখন তুমি সাম টোটাল করছো তাহলে তুমি মার্কেট সাপ্লাই কার্ভ পাচ্ছো, ঠিক আছে। नेक्स्ट टॉपिक হচ্ছে सप्लाई कर्व shows upward due to positive relationship between price and quantity supply। हम लोग पता है डिमांड जब हम लोग किए थे तो उसमें क्या था, there is a inverse relation between price and quantity demanded। if price is increases demand for that quantity is decreases and vice versa, यही बोले थे। तो यानी प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा था, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगा। कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू था जितना कमेगा उसके पास एक्स्ट्रा सरप्लस जो पैसा था उससे फिर वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर जो सरप्लस कर रहा है उससे वो फिर एडिशनल गुड्स परचेज कर ले रहा है। तो वहां पर रिलेशन इनवर्स था, इसलिए देखना जब तुम लोग डिमांड का तुम लोग जब किए थे तो डिमांड में इस तरह का पिक्चर तुमको दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग मींस पॉजिटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस नेगेटिव। डिमांड जो कर्व है वो नेगेटिव स्लोप है जबकि सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है। ये इसका इंक्रीज करने के पीछे रीजन क्या है, পেছনে রিজনটা কি আছে, রিজন হচ্ছে কি there is a direct relationship between price and supply। if price are increases demand quantity supplied for that commodity are also increases and vice versa, ঠিক আছে। প্রাইস বাড়লে সাপ্লাই বাড়বে, প্রাইস কমলে সাপ্লাই কমবে, পজিটিভ রিলেশনশিপ আছে। তাই জন্যই এটা রিলেশনশিপ যেহেতু পজিটিভ রিলেশনশিপ আছে তাহলে এটা আপওয়ার্ড স্লোপ করছে, এদিকে দেখো আপওয়ার্ড আছে, এদিকে আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড, বুঝতে পারলে। नेक्स्ट मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। এটা থেকে এটা বেশি फ्लैटर, ঠিক আছে। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है इसलिए वो ज्यादा फ्लैटर होगा। नेक्स्ट स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ऑब्टेन बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसका स्लोप जो ये निकल रहा है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज प्राइस चेंज इन प्राइस बाय क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा है उसका। तो देखो हम एक एग्जांपल दिए हैं प्रैक्टिकल कि प्राइस राइज फ्रॉम 4 to 8, पहले जो था
4 रुपए के जो प्रोडक्ट का दाम था उसका दाम कितना हो गया 8 रुपए आ गया 4 টাকা থেকে 8 টাকা হয়ে গেছে और কোয়ান্টিটি সাপ্লাই কি হচ্ছে আগে দুটো ইউনিট যখন 4 টাকা ছিল তখন দুটো ইউনিট যখন সাপ্লাই করতো এখন 8 টাকা হয়েছে বেশি দাম হয়ে গেছে তাহলে এবার ও 4টে ইউনিট সাপ্লাই করছে তো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কোশ্চেন কি व्हाट इज द स्लोप ऑफ क्वांटिटी सप्लाई तो स्लोप ऑफ क्वांटिटी सप्लाई जब तुम निकालने जाओगे तो उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई प्राइस 4 से 8 हुआ चेंजेस कितना हुआ 4 रुपए का 4 रुपए का चेंजेस हुआ और यूनिट 2 यूनिट से 4 यूनिट इंक्रीज हो गया तो यूनिट कितना चेंज हुआ 2 यूनिट चेंज हुआ 4 रुपया में 2 रुपया 2 यूनिट के लिए 4 रुपया चलो तो एक पर यूनिट कितना हो रहा है 2 रुपया का चेंजेस तो स्लोप निकला 2 रुपीस ठीक है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला समझ में आया क्वांटिटी चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओके नेक्स्ट सप्लाई कर्व इज रेजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कर्व ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व बोलते हैं एक एडिशनल परचेस करने प्रोडक्शन या परचेस करने पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल मींस एडिशनल मार्जिनल মানে কি হয় এডিশনাল আমি একটা এক্সট্রা প্রোডাকশন করলে আমি ভাবো আমি 100টা ইউনিট প্রোডিউস করি আমার হচ্ছে 10000 টাকা খরচা হচ্ছে আমি 101টা প্রোডিউস করলাম আমার 10800 টাকা খরচা হলো তাহলে নেক্সট এডিশনাল একটার জন্য আমার কত টাকা খরচা করতে হলো 800 টাকা খরচা করতে হলো তাহলে আমার মার্জিনাল কস্ট পর 100 এর মানে যেটা হচ্ছে 100 আর 100 এর মানে ডিফারেন্স এর একটা ইউনিট ওই ইউনিটের জন্য কত করতে হচ্ছে 800 টাকা তা চেঞ্জ ইন কস্ট ডিউ টু চেঞ্জ इन क्वांटिटी डिमांड তাহলে क्वांटिटी प्रोड्यूस तो मार्जिनल कॉस्ट यहां पर क्या बोला है सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व रेज हो रहा है तो सप्लाई कर्व भी रेज ही होगा ठीक है क्योंकि देखो पैसा ज्यादा क्यों ज्यादा सप्लाई का ज्यादा दाम कॉस्ट बढ़ रहा था उसको बढ़ेगा ठीक है Law of supply states the direct relation between price and quantity supply, keeping other factor remain constant. देखो ये हम लोग डिमांड में भी बोले थे other thing remain constant. If the price of a commodity decrease, the demand for that commodity increase, and if the price of a commodity increases, the demand for that commodity decreases. ठीक है? Other thing remain constant होता है. Other thing में क्या बोले थे हम लोग? Price of related commodity. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर बोले थे तो और भी बहुत सारी चीज बोले थे लेकिन उसी तरह सप्लाई में भी कुछ फैक्टर्स होता है उसको कांस्टेंट रख के तुमको ये लॉजिक कभी भी एजम्पशन की छोड़ के इकोनॉमिक्स में देखना हर लॉ में कुछ एजम्पशन रखना होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एक चीज में काम करता है तो हमेशा ये नहीं कि सेम रिजल्ट ही होगा तो इसलिए कुछ एज्यूम करके लॉ बनता है तो लॉ ऑफ सप्लाई में बोला अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट इफ प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई फॉर दैट क्वांटिटी इंक्रीजेस and if price decreases the supply of that quantity also decreases ये जो remain constant है इसको क्या बोलते हैं it is paid bus ये याद रखना इसका मतलब क्या हो रहा है remain constant दूसरा law of supply shows the behavior of producer again हम इसके पहले भी बोले हैं law of demand इसको इंडिकेट करता है behavior of consumer कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से law of demand होता है और लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड सप्लाई कौन करता है प्रोड्यूसर करता है ठीक है इसलिए प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है क्लियर बोर्ड है नेक्स्ट कुछ assumption करना पड़ेगा और जो अदर फैक्टर्स जो था उसको रिमेन कांस्टेंट किया था वही assumption है क्या assumption है अदर फैक्टर्स में क्या है प्राइस ऑफ द अदर गुड्स इज कांस्टेंट जो उससे रिलेटेबल गुड्स है उसका प्राइस कांस्टेंट होगा तभी तुम ये अलग कर सकते हो तुम्हारा प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड तुमको उसको सप्लाई इंक्रीज करेगा प्राइस डिक्रीज करेगा तो तुम सोचो प्राइस अभी घटा हुआ तो मान लीजिए सकता है तुम्हारा जैसे सब्सिट्यूट गुड्स और भी है तो अगर वो अगर रहा तो आदमी तुम्हारा मार्केट में तुम्हारा सोचो कोलगेट नहीं है तो किसी और जो टूथपेस्ट है उसका प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देगा तुम तभी ये सब चीज कर सकते हो जब कंपटीशन नहीं रहेगा तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है तभी ना प्राइस इंक्रीज करेगा तभी तुम सप्लाई इंक्रीज करोगे ठीक है लेकिन अल्टरनेटिव अगर है तब तुम ये नहीं कर सकते इसलिए एज्यूम करना होगा कि प्राइस ऑफ related commodities are constant ठीक है there is no change in the state of technology देखो टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी जो हो रहा है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई ना तो पर्टिकुलर टाइम में ह्यूज हेवी प्रोडक्शन हो जाएगा ठीक है एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होता है सेम टाइम में जैसे इंसान किया पहले हैंडमेड होता था उसके बाद क्या आ गया नया टेक्नोलॉजी मशीन आ गया मशीन आने से तो उसी टाइम में तुम ज्यादा प्रोडक्शन कर दे रहे हो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट कम जाएगा कॉस्ट का मेन इसका बढ़ाने का ये इसका लॉजिक मार्जिनल कॉस्ट ही है कि
एडिशनल बनाने जो कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए हाई प्राइस होने पे ज्यादा सप्लाई करेगा, लो प्राइस है तो कम सप्लाई करेगा, क्योंकि हम ज्यादा सप्लाई करेंगे कब, जब हम लेबर को पेमेंट कर पाएंगे, मटेरियल का पेमेंट कर पाएंगे, तो मेरा कॉस्ट इंपैक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर बोला टेक्नोलॉजी अगर नहीं आ गया कि हम अब 1 घंटे में ज्यादा बना ले रहे हैं तो मार्केट में ज्यादा माल आ जाएगा, माल ज्यादा आ जाएगा तो फिर अपने आप सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस घट जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली तो प्राइस तभी बढ़ेगा जब मार्केट में माल कम हो तो प्राइस बढ़ेगा, उल्टा भी है। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन কি হচ্ছে, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ। হোয়াট আর দি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন? ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, এন্টারপ্রেনারশিপ। ল্যান্ডের জন্য আমাকে কি বিয়ার করতে হয়? রেন্ট। লেবারের জন্য আমাকে কি বিয়ার করতে হয়? ওয়েজেস। ক্যাপিটালের জন্য বলো ইন্টারেস্ট, ক্যাপিটালে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল হয়, আর এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য প্রফিট। এইটা যদি রেট যদি হাই থাকে তাহলে ওই জন্য হাই আর লো থাকে, এটা থাকলে আমার ফ্যাক্টর সার্চ অ্যাজাম্পশনটা লটা কমপ্লিট হবে না। তাই জন্য বলছে যে প্রাইস অফ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন রিমেইন সেম। এটা নাকি লেবার বেশি হাই চার্জ করে তো আমার বিজনেসম্যানের প্রফিট হলো না। আবার কোনো জিনিস আমি 500 টাকা দিয়ে বিক্রি করতাম, আমার লেবার চার্জ, মেটেরিয়াল চার্জ মিলে 400 টাকা হতো, তাই 100 টাকা প্রফিট হলো। এবার আমি বললাম 500-600 টাকা দাম হয়েছে মার্কেটে, তাহলে বেশি বানাবো, 500 টাকা মতো 100 টাকা প্রফিট করতাম, 600 টাকা হয়ে গেছে, আগে গিয়ে পড়াবো কি আমার মেইন ইন্টেনশনটা কি আছে, কি বেশি প্রফিট আর্ন করার জন্য বেশি সাপ্লাই করব, ঠিক আছে। তাহলে আমি বললাম যে এই তোরা বেশি করে বানাও। এবার লেবার বলছে না আমরা 500 টাকা করে নেব, তাহলে তোমার কস্ট বেড়ে গেল, তাহলে আলটিমেটলি তুমি 100 টাকাই তোমার রিমেইনিং হয়ে যাচ্ছে। উল্টো মেটেরিয়াল দামও যদি বেড়ে যায় তো আরো বেশি কমে যাবে, আলটিমেটলি প্রফিট। তোমার ইন্টেনশন তোমার যদি ওইগুলো যেটা কস্ট আছে 400 টাকা ওইটা থেকে 500 ডিফারেন্স করে 100 টাকা প্রফিট হতো, এবার প্রাইস 600 হয়ে গেছে আর বাকিটা 400 ही থাকবে, তখন না प्रॉफिट तुम्हारा इंक्रीज হবে, 100 থেকে 200 হবে। समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है उसका कॉस्ट 400 है तो उसमें समझोगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही फैक्टर्स का रेट, तुम्हारा वेजेस, ये सब या मटेरियल कॉस्ट जो भी हो गया, तो ये सब चीज में अगर इंपैक्ट चेंजेस होगा प्राइस का तो तुम्हारा तो प्रॉफिट फिर तो सिमिलर वे में या तो उससे कम भी जाएगा, ठीक है। तो तुम बोलेगे नहीं सप्लाई ज्यादा दाम हो तो क्या होगा, मेरा खर्चा भी बढ़ गया, ऐसे बोलते हो ना, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, ऐसे बोलते हो। तो इसलिए जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यदि प्राइस को तुमको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, ठीक है। तो अच्छा ওটা বলছি না, অবজেক্টিভ মানে আমার অবজেক্টিভ প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন থাকতে হবে। আমি যদি ভাবি না দাম বেড়ে গেছে এখন তো লোক নিতে পারবে না মালপত্র, আমি কেন এই করব, বেশি সাপ্লাই করব, ঠিক আছে এই জিনিস তো আর কেউ কিনবে না, এই দাম বেড়ে গেছে, তাহলে তো এই রুলটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে না। তোমার তো অবজেক্টিভ দাম বাড়ার সময় বেশি সাপ্লাই করো, দাম যখন কম থাকে মাল আটকে রাখবে, তাহলে না এই রুলটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে। কিন্তু তোমার অবজেক্টিভই চেঞ্জ হয়েছে, না না এই দামে লোককে দিলে আমার অনেকজন হয় অনেক ভদ্রলোক যে না না দাম না তো এত বেড়ে গেছে আমি দোকানে এই জন্য রাখি না, কেন রাখবো না, তাহলে কি তোমাকে কি করে, তোমার তো এমআরপি তো এখন তো পুরোনোই রেট লেখা আছে, এই দাম তোমার থেকে কি করে নেব, ঠিক আছে, বলে फिर नेक्स्ट থেকে রেখে দাও, ठीक है। तो तुमको ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी ये वाला अप्लाई होगा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में अब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेगा, तुम अगर ज्यादा में बेचोगे तो तुमसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो या तुमको गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन भी होता है, यहाँ तो सिर्फ टैक्सेशन पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी भी होता है। जब ओवर क्या होता है ना, आदमी लोग कम दाम में ना कम दाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम दाम मिलता है तो वो जो स्टॉक को होल्ड करता है, स्टॉक होल्डिंग करता है। जब स्टॉक होल्डिंग करता है तब गवर्नमेंट रूल्स बना देता है कि इतना ही क्वांटिटी माल खरीद सकता है, एक आदमी एक दिन में इतना ही माल ले सकता है। रैशनिंग सिस्टम में आ जाता है, रैशनिंग सिस्टम जैसे आ गया तो अपने आप मार्केट का सप्लाई और डिमांड का स्टेबिलिटी आ जाता है, कि अल्टीमेटली प्राइस तय होता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो टैक्सेशन पॉलिसी या अदर गवर्नमेंट पॉलिसी में इंपैक्ट कुछ ना डाले तो जाके ये रूल अप्लाई होगा, नॉर्मल कंडीशन में ही रूल अप्लाई होगा, ये सब कांस्टेंट रहेगा तभी जाके लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डिमांड में भी उसका भी फैक्टर्स था, उसको भी कांस्टेंट रहना बोलते थे, यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखो रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। তুমি ল অফ সাপ্লাই কে ইনক্রিজ হলে দাম, সাপ্লাই ইনক্রিজ করবে, দাম যদি প্রাইস ডিক্রিজ করে তাহলে সাপ্লাই ডিক্রিজ করবে, তার রিজনটা কেন এইভাবে করে, কেন কি যে প্রোডিউসার আছে তার প্রথম মোটিভ প্রফিট মোটিভ হলে তাহলে এটা করবে, বেশি দামে হলে বেশি দাম, মাল কম দাম আছে এখন সাপ্লাই করব না, মার্কেটে ক্রাইসিস করে যখন দাম বাড়ে তখন সাপ্লাই করব, তার মানে ওর মাথাতে কি ঢুকছে প্রফিট মোটিভ,
তাহলে ওর অবজেক্টিভ প্রফিট মোটিভ আছে। সেকেন্ড, চেঞ্জ ইন দি নাম্বার অফ ফার্মস। যখনই না মালের দাম বেড়ে গেছে তখন কি হচ্ছে, তুমি বিক্রি করছো একলা বিক্রি করতে, দাম বাড়াচ্ছে তুমি একলা বিক্রি করতে, তো তোমার প্রফিট অনেক হচ্ছে। তোমার প্রফিট দেখে অন্য যারা বিজনেস করছে না ওই বিজনেসটা ওর বলবে আরে এই তো অনেক ভালো প্রফিট করছে, এবার আমরাও এই প্রোডাক্টটা তৈরি করবো, এবার আমরাও এই বিজনেসে এন্ট্রি করবো। তাহলে নাম্বার অফ প্রোডিউসার ইনক্রিজ করলো, নাম্বার অফ প্রোডিউসার ইনক্রিজ করলে আবার কি হবে, সাপ্লাইটা বেড়ে যাবে, তাহলে সাপ্লাই যদি বেড়ে যায় তাহলে প্রাইস আবার ডিক্রিজ হয়ে যাবে। তা ল অফ ডিমান্ড উল্টোটাও এই জন্যই হচ্ছে। ল অফ ডিমান্ড বলছে একেবারে এই জিনিসের জন্য হচ্ছে, তাহলে কেন ল অফ ডিমান্ড মানে প্রাইস বাড়লে সাপ্লাই বাড়বে, তো প্রাইস বাড়লে নতুন সাপ্লাই কি করে বাড়বে, প্রাইস বাড়বে, নতুন যে প্রোডিউসার আছে যারা আগে প্রোডিউস করতো না তারাও তো এন্টার করছে মার্কেটে, তাহলে সাপ্লাই বেড়ে গেল। এবার দাম যখন লো থাকে তবে তোমার বিজনেসে তুমি লস করছো, দাম কমে গেছে মার্কেটে, তোমার কস্ট থেকে কম হয়ে গেছে, এবার তুমি তো সেই লস বেশি দিন বিয়ার করতে পারবে না, তুমি মার্কেটে সরে গেলে, তাহলে একজন প্রোডিউসার সরে গেল, সাপ্লাই দেওয়ার লোক সরে গেল, তাহলে प्राइस कमलो सप्लाईও कमे गल, তাহলে जहां पर प्रॉफिट होता है आदमी उसकी तरफ खींच के जाता है, जहां प्रॉफिट नहीं होता आदमी उसको छोड़कर दूसरा बिजनेस की तरफ शिफ्ट होता है, तो वहां का सप्लाई कम नहीं है। समझ में आया? तो চেঞ্জ ইন নাম্বার অফ ফার্মস এটার জন্য আবার চেঞ্জ ইন স্টক, ওই এটাও রিলেটেড আছে। লোক যদি প্রোডিউসারই কমে যায় তো স্টকে চেঞ্জেস আসবে, প্রোডিউসারও বেড়ে যায় তাহলে স্টক ইনক্রিজ করে যাবে। তাহলে এটার জন্য রিজন হচ্ছে ল অফ সাপ্লাই, এই তিনটে রিজন বুঝতে পারলে, রিজন ফর ল অফ সাপ্লাই। नेक्स्ट एक्सेप्शन, हाँ लॉ ऑफ सप्लाई का नियम अप्लाई नहीं करता है, जैसे प्राइस बढ़ा है या प्राइस घटा है तो आपको सप्लाई नहीं करना, यही तो लॉजिक है कि प्राइस जब लो होगा तो नहीं भेजना है, जब बिक्री नहीं करना है या माल को सप्लाई नहीं करना है, और प्राइस जब हाई होगा तब सप्लाई करेंगे, यही तो। लेकिन कब ये इसका उल्टा चलता है, जब तुमको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि आज 10 रुपए में बिक्री हो रहा है, कल और दो पहले 15 में बिक्री होगा तब 10 रुपए में, तो तुम माल का सप्लाई रोक देना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस डिक्रीज करने से सप्लाई को डिक्रीज कर देना है, लेकिन वो फिर भी तुम उसको सप्लाई कर रही हो, क्यों? क्योंकि तुमको पता है कल को अभी 5 रुपए लॉस है ना, कल 5 रुपए होने वाला है उसका दाम, फ्यूचर में उसका दाम और घटने वाला है, तो उसे शेयर मार्केट में देखना देगा, माल एक बार जैसे रेट होगा तो आदमी सोचता कि फ्यूचर में और दाम घटने वाला है, तो अभी चलो सप्लाई करना शुरू कर दे, ऐसे सब अपना शेयर बेचना शुरू कर, शेयर का सप्लाई बढ़ गया, समझ में आया? तो उल्टा चला ना, लॉ ऑफ सप्लाई बोला था दाम घटने में नहीं सप्लाई करना, लेकिन सप्लाई हो गया, समझ में आया? एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स क्यों? क्योंकि सीजन पर ऊपर डिपेंड करता है, तुम चाहोगे कि प्राइस बढ़ रहा है, सीजन नहीं है, तुम प्रोड्यूस कैसे कर पाओगे? पर्टिकुलर सीजन में कोई चीज प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी का चेंजेस कांस्टेंट तो नियम ही बोला था, क्या कोई टेक्नोलॉजी यूज करके मत बोलना कि सर नहीं कुछ तो टेक्नोलॉजी होता है उसमें ऐसे में भी हो जाता है, ये सब